हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया, एकदम मजे में। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप। किसी एक करंट कैरिंग लूप को, जैसे कि यहां पे रेक्टेंगुलर लूप आपको प्रोवाइड की गई है, तो अगर मैं किसी रेक्टेंगुलर लूप को किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं प्लेस कर दूं, तो बच्चों उसके ऊपर कितना टॉर्क लगेगा वो निकालना यहां पे चाहते हैं। यस और नो? उसके साथ क्या होगा, क्यों टॉर्क लगेगा, वो सारी चीजें हम यहां पे डिस्कस करना चाहते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों उससे पहले मुझे ये बताओ कि अगर किसी के ऊपर टॉर्क लगना है तो टॉर्क की कंडीशन क्या होगी। जैसे कि अगर मान लो कि मेरे पास ये एक टायर है और एक फ्रिक्शन वाली सरफेस है, ये बना कांटेक्ट पॉइंट। मैंने बोला कि ये टायर रोटेट हो रहा है, तो इसके रोटेशन के पीछे मतलब कि यहां पे इसके ऊपर कुछ टॉर्क लगा होगा, तो ये टॉर्क के पीछे कौन सा फोर्स यहां पे रिस्पॉन्सिबल होता है? तो भैया टेंजेंशियल फोर्स। कहीं ना कहीं ये सरफेस ने इसके ऊपर फ्रिक्शन लगाया होगा ये डायरेक्शन में, और वो फ्रिक्शन लगा सेंटर से किसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर पे। इसीलिए यहां पे टॉर्क प्रोड्यूस हुआ कुछ एफ इंटू आर के बराबर। वैसे तो फॉर्मूला क्या है, आर वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ, यस, एफ वेक्टर। ठीक है, मतलब कि एफ आर साइन थीटा। लेकिन यहां पे नॉर्मली जब भी हम टायर की बात करते हैं, टायर के रोटेशन क्या, कोई भी स्पिनर को रोटेट करो, स्पिनर को पकड़े और यहां से हल्का सा टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगाए, तो आपने जो फोर्स लगाया वो सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे था। ठीक है, तो इसीलिए वो रोटेट होना स्टार्ट हो गया। यस और नो? मतलब कि दैट फोर्स इज टेंजेंशियल फोर्स इज नाउ कन्वर्टेड इनटू द टॉर्क, क्योंकि वो सेंटर से बंधा हुआ है। तो यहां पे हमने ये नोटिस किया कि यहां पे फोर्स को प्रोड्यूस होने के लिए हमें एक तो टेंजेंशियल, मतलब कि टॉर्क को प्रोड्यूस होने के लिए एक तो टेंजेंशियल फोर्स चाहिए और दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए। यहां पे क्यों मैं बार बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोल रहा हूं? ऐसा नहीं है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो ही टॉर्क प्रोड्यूस होता है। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है तब मैक्सिमम टॉर्क प्रोड्यूस होता है। लेकिन कहानी यहां पे ये बनने वाली है कि जिस सिचुएशन की हम यहां पे बात करेंगे ना, वहां पे हमेशा फोर्स, जो भी मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जो टॉर्क में कन्वर्ट होगा, ठीक है, वो फोर्स परपेंडिकुलर होगा। इसीलिए यहां पे हम परपेंडिकुलर में बार बार बोल रहा हूं। तो क्या आपको ये फॉर्मूला याद है, टॉर्क टाउ का फॉर्मूला? जब भी फोर्स परपेंडिकुलर लगता है तब यहां पे प्रोड्यूस होने वाला टॉर्क कितना है, एफ इंटू आर के बराबर, क्योंकि साइन 90 हो जाएगा 1। अगर आपको ये फॉर्मूला पता है तो अब आपको ये आसानी से समझ में आएगा कि यहां पे ये लूप के ऊपर कितना टॉर्क लग सकता है। पहले तो ये समझो कि लूप के ऊपर फोर्स कौन सा लगेगा, क्योंकि हमें चाहिए यहां पे एक टेंजेंशियल फोर्स। ठीक है, कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, मतलब कि रोटेशन ऑफ एक्सिस से कोई परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगता हो। तो इसको समझने के लिए मैंने क्या किया, यहां पे पहले तो ध्यान दो, यहां पे हमने ना दो बार मैग्नेट लिए, एक है नॉर्थ और एक है साउथ पोल। ठीक है, तो मतलब कि यहां पे जो भी फील्ड प्रोड्यूस होगा वो एक यूनिफॉर्म प्रोड्यूस होगा, और यूनिफॉर्म फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन होगी। यस ना, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ होती है। तो ये यूनिफॉर्म फील्ड इसने प्रोड्यूस किया। तो यहां पे ध्यान से देखोगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, आपको दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड होता है। यस और नो? तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गई मैग्नेटिक फील्ड की। अभी क्योंकि हमने क्या किया है, एक रेक्टेंगुलर लूप को, देखो लूप है, सरफेस नहीं है, लूप लिए है हम यहां पे, लूप लिए मतलब कि बीच में कुछ भी नहीं है, यहां पे बीच में कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर। ये एक सरफेस नहीं है, ये एक लूप है। यस और नो? तो एक फ्रेम मान लो, एक फ्रेमिंग है, बीच में कुछ भी नहीं है। तो ऐसे हमने एक लूप अज्यूम कर ली जिसको हमने ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया। अभी अगर वो लूप में से कोई करंट को आप अगर फ्लो नहीं करवाते हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। यस ना, सीधी सी बात है, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में हम इंसर्ट करते हैं तो उसके ऊपर कोई फोर्स लगता है। यस और नो? अगर मैंने सिर्फ कंडक्टर को ऐसे ही रख दिया जिसके अंदर से कोई करंट का फ्लो है ही नहीं, तो क्या उसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा वहां पे। ठीक है, कोई फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लो कि मैंने किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, उसमें से करंट का फ्लो है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, दोनों है, तो क्या उसके ऊपर अब फोर्स लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल लगेगा। कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगेगा? मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं, कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स है? वैसे तो वो होता है एफ इज इक्वल टू, हाँ यस, आई एल वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर। ठीक है, लेकिन हम उसका मैग्नीट्यूड अगर लिखे
तो कितने मैग्नीट्यूड का फोर्स लगता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, उसको मैं यहां पे लिखता हूं, उसको मैं यहां पे लिखता हूं, कितने मैग्नीट्यूड का लगता है, तो I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा के बराबर लगता है। ये सुनो, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी बी मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस कर दिया जाए, तो उसके ऊपर लगने वाला फोर्स वो I इंटू एल इंटू बी इंटू साइन थीटा के बराबर होगा। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? यस और नो? ये आपको पता है? यस और नो? हाँ, अभी यही देखना है कि क्या ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो जी हाँ, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है। क्यों करंट कैरिंग कंडक्टर? क्योंकि देखो ना, यहां से हमने क्या किया, इसको सर्किट में कनेक्ट किया है ना, ये हमने बैटरी के साथ कनेक्शन दिया है। तो आपको पता है बैटरी में से मान लो कि ये डायरेक्शन में करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ, करंट घूमता गया घूमता गया घूमता, यहां से ये लूप में एंटर हुआ, यहां से यहां पे ये डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, फिर यहां से ये डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, फिर यहां से ये डायरेक्शन में आगे बढ़े, फिर यहां से वापस रिटर्न होके वापस बैटरी में आ जाएगा। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो कहीं ना कहीं यहां पे लूप के अंदर से करंट का फ्लो है, मतलब कि उसके ऊपर फोर्स लगना है। यस और नो? अभी कौन से पोर्शन के ऊपर, कौन से पोर्शन के ऊपर फोर्स लगेगा, कौन से के किसके ऊपर नहीं लगेगा, वो ध्यान से समझ लेते हैं। यस नो? तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, ये जो पूरी लूप है ना, उसको पूरी रेक्टेंगल लूप मान लेता हूं। मान लो कि ये पोर्शन ना यहाँ पे कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, ऐसा अज्यूम कर लो, ये दोनों एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है और पूरी रेक्टेंगुलर लूप है, ऐसा अज्यूम कर लो। तो ये पूरे रेक्टेंगल को ना मैं टोटल 4 सेक्शन में डिवाइड कर सकता हूं। अगर आपको ख्याल आता है तो ध्यान से देखो, सेक्शन ए बी मतलब कि इतना सेक्शन, फिर सेक्शन बी सी मतलब कि इतना सेक्शन, फिर सेक्शन सी डी मतलब कि इतना सेक्शन, एंड फिर सेक्शन डी ए पूरा मान लो, डी ए मतलब कि ये इतना सेक्शन। मैं उसको ना 4 अलग अलग सेक्शन में डिवाइड कर देता हूं। डिवाइड करने के बाद मैं क्या करने वाला हूं, हर एक सेक्शन के ऊपर सॉरी, हर एक सेक्शन के ऊपर कितना मैग्नेटिक फोर्स आएगा वो मैं यहाँ पे फाइंड आउट करना चाहता हूं। क्योंकि यहाँ पे देखोगे ना, तो हर एक सेक्शन में करंट के फ्लो की डायरेक्शन अलग अलग है। यस और नो? अगर मैं बोलूं ए बी में यहाँ पे ए टू बी जा रहा है, तो बीसी में वो, अगर देखोगे ध्यान से देखोगे, तो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल जा रहा है। यस और नो? सिमिलरली डीए में एंटी पैरेलल जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे डायरेक्शन हर एक सेक्शन में अलग है। तो हम एक काम करते हैं ना, हर एक सेक्शन के ऊपर लगने वाला फोर्स अलग अलग निकाल लेते हैं। ठीक है? देखो, टॉर्क निकालना है हमें, यहाँ पे यही तो हमारी थियरी है। हमारी तो ये थियरी में क्या बोला है, टॉर्क ऑन ए रेक्टेंगुलर लूप, मतलब कि अगर दो मैग्नेट हमने यहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल यहाँ पे लगाए हैं, बीच में एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो, उसके अंदर हमने एक रेक्टेंगुलर लूप रखी है, उसमें से करंट को फ्लो करा, तो हमें यही देखना है कि ये लूप के ऊपर कितना टॉर्क लगने वाला है। ये सुनो, तो टॉर्क निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, दो चीजें चाहिए, एक तो फोर्स और दूसरा क्या, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने क्यों बार बार यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बोला है, क्योंकि कहीं ना कहीं ध्यान से देखो, इसकी रोटेशनल एक्सिस कौन सी है, ये वाली। क्या ये इसकी रोटेशनल एक्सिस है? जी हाँ। तो एक्सिस से क्या आप किसी भी, मतलब ये बीसी और डीए को छोड़ दो, उसके अलावा आप ए बी और सी डी को देखोगे, तो क्या ये डिस्टेंस परपेंडिकुलर नहीं होगा? मान लो कि इसका लैंड वेक्टर ये डायरेक्शन में है, तो क्या ये डिस्टेंस उसके परपेंडिकुलर नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ। मतलब कि यहां पे जो भी फोर्स लगेगा, ये ए बी ब्रांच के ऊपर या सी डी ब्रांच के ऊपर, वो फोर्स ये एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगेगा। यस और नो? तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम आसानी से निकाल सकते हैं। ये हमारी लूप है, ठीक है, और ये हमारी ब्रांच ए बी है, और ये हमारी रोटेशनल एक्सिस है। सॉरी, ये ए है, ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। तो कहीं ना कहीं अगर मैंने बोला कि इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, तो क्या मैं फोर्स से एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या यहां से भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल सकता हूं? जी हाँ, निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहां पे कहीं ना कहीं जो भी डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर ही होगा। यस और नो? इसीलिए हमने डायरेक्टली टॉर्क का फॉर्मूला क्या याद कर लिया, एफ इंटू आर याद कर लिया। साइन 91 हो गया, ऐसा मान लो। ठीक है, चलो आगे बढ़े। तो अभी मुझे निकालना है हर एक सेक्शन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। ठीक है, कितना फोर्स है, मैग्नीट्यूड क्या है फोर्स का, ये है आई एल बी साइन थीटा, दैट यू ऑलरेडी नो, उसी का यूज करेंगे। तो मैं पहले यहां पे लिखना चाहता हूं फोर्स ऑन दी, मैं पहले क्या लिखना चाहता हूं, फोर्स ऑन दी सेक्शन ए बी। ध्यान से देखना, फोर्स ऑन दी सेक्शन ए बी, जिसको ने मैं F1 नाम देने वाला हूं। क्या नाम देने वाला हूं, F1। ठीक है, फोर्स ऑन दी सेक्शन है भी, जिसको मैं आगे जाके F1 नाम देने वाला हूं। ध्यान से देखिएगा कितना होगा फोर्स, ये मैग्नेटिक फोर्स I इंटू करंट का फ्लो कितना है I,
ए बी ब्रांच में से करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई करंट, ये करंट आई करंट फ्लो कर रहा है, यस और नो। तो करंट का फ्लो आई है। मान लो उसका लेंथ वेक्टर पहले तो लेंथ का मैग्नीट्यूड कितना है, तो भाई ए बी की लेंथ किसके बराबर होगी, क्या मैं बोल सकता हूं बी के बराबर होगी, ध्यान से देखो ए बी की लेंथ कितनी होगी, बी के बराबर होगी, यहाँ पे प्रोवाइडेड है। तो मैं एल की जगह पे क्या लिखूं, यहाँ पे स्मॉल बी इंटू बी इंटू साइन थीटा। अब बारी आती है एंगल की। बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये जो थीटा होता है ना फोर्स के अंदर, मैग्नेटिक फोर्स के अंदर जो हम ये कौन सा फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स है ना, इट इज ए मैग्नेटिक फोर्स। हमने देखा था करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड में लगने वाला फोर्स, इसी को बोलते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो यहाँ पे ये जो एंगल होता है थीटा, वो लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो यहाँ पे क्या आपने नोटिस किया कि लेंथ वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, तो जिस डायरेक्शन में करंट है उसी डायरेक्शन में। मतलब कि मैं आपको ऐसा बता सकता हूं कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लेंथ वेक्टर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में, तो भाई साहब मैग्नेटिक फील्ड तो ये डायरेक्शन में। तो क्या आपको दिख रहा है कि दोनों के बीच का एंगल 90 है कि नहीं, 90 है कि नहीं है कि नहीं। मैग्नेटिक फील्ड भाई ये डायरेक्शन में और लेंथ वेक्टर भाई ये डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बना, 90 डिग्री बना, है कि नहीं। तो यहां पे एंगल बना 90 डिग्री। अगर नहीं समझ में आता तो यहां पे ड्रॉ करता हूं, ध्यान से देखिए, इसको ना ऐसे ड्रॉ करता हूं। मान लो कि ये फील्ड लाइंस है और ये हमारी लूप है, यस और नो, ये हमारी लूप है और फील्ड लाइंस कैसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है। तो अभी सोचो ना, इसका लेंथ फैक्टर कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, और फील्ड लाइंस ये डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो यहां पे आई इंटू बी तो लिखे, लेकिन व्हाट अबाउट द एंगल, एंगल कितना लिखना पड़ेगा भैया, 90 डिग्री। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा हियर, साइन 90, साइन 90, ठीक है। तो साइन 90 बच्चों 1 होता है, तो यहां पे वैल्यू क्या आई, आई बी इंटू, इसको ना नीचे लिखता हूं, हमें जगह कम पड़ेगी यहाँ पे, तो इसको मैं लिखूंगा आई इंटू बी इंटू कैपिटल बी, क्योंकि साइन 90 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर हुआ यहां तक। तो ए बी के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा, आई इंटू बी इंटू कैपिटल बी के बराबर। चलो अभी बात करते हैं ब्रांच बीसी की। बच्चों ब्रांच बीसी के ऊपर कितना फोर्स लगेगा, खुद से ट्राई करके बताओ मुझे, बीसी के ऊपर कितना फोर्स लग सकता है। ध्यान से देखो, बीसी के ऊपर लगने वाला फोर्स, सर इसको आप F1 F2 नहीं बोलेंगे, नहीं, मैं सिर्फ दो ही फोर्स को यहाँ पे F1 F2 बोलने वाला हूँ, क्योंकि ये फिगर मुझे समझानी है। यहाँ पे ये जो फिगर है ना, उसको कहाँ से देखना है वो मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। चलो, तो ये हो जाएगा आई इंटू बी इंटू कैपिटल बी इंटू एंगल। कितना एंगल बनेगा बच्चों, देखो लेंथ वेक्टर ये बीसी ब्रांच में ये डायरेक्शन में, और मैग्नेटिक फील्ड भी ये डायरेक्शन में, मतलब कि दोनों क्या हो गए, पैरेलल हो गए। तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन सकता है, सोचो, दोनों के बीच का एंगल बन सकता है 0 डिग्री। अरे सोचो ना, ऐसे दिखाऊं तो ये हो गई हमारी लूप, ये है हमारी लूप, ठीक है। और यहाँ पे फील्ड ये डायरेक्शन में है, और ये हो गई बीसी ब्रांच। तो देखो इसका लेंथ वेक्टर भी यही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के, और फील्ड भी वही डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, दोनों के बीच का एंगल हो जाएगा 0 डिग्री। मतलब कि यहाँ पे हम लिखेंगे साइन 0। और आपको पता ही है साइन 0 0 होता है, तो पूरा टोटल फोर्स कितना हो गया, 0। और वो आपको पता ही है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल प्लेस करते हो तो उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगेगा। इवन चार्ज को भी, अगर आप मूविंग चार्ज को भी अगर आप पैरेलली एंटर करवाते हो या एंटी पैरेलली, तो भी उसके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। क्लियर है। तो एफ बीसी के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना आया, 0 आया। क्लियर है। चलो अभी सीडी की बात करते हैं, ध्यान से देखना। सीडी, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ सीडी, फोर्स ऑन सीडी ब्रांच कितना होगा, तो हमने इसको लिखा आई इंटू बी इंटू कैपिटल बी। अभी उसके लिए भी देखो ध्यान से, ये वाली ब्रांच है और ये डायरेक्शन में करंट है, ये सुनो, और लूप हमारी ऐसे है, सॉरी करंट नहीं मैग्नेटिक फील्ड है, ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वाली ब्रांच ऐसे है, ये सुनो। अभी ध्यान से देखो, इसका लेंथ वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, और फील्ड ये डायरेक्शन में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना, यहां पे भी 90 डिग्री है कि नहीं, यहां पे भी 90 डिग्री है। अरे जरा सोचो ना, यहाँ पे ये फील्ड की डायरेक्शन यहाँ पे हमने एरो से दिखाई है ना, तो ये डायरेक्शन में फील्ड है, और इसका लेंथ वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में आएगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। तो इसके ऊपर भी जो भी फोर्स लगेगा वो पहले तो मैक्सिमम फोर्स लगेगा, या सुनो 90, साइन 91 होता है, इसलिए पॉसिबल मैक्सिमम फोर्स लग सकता है। तो मैं यहां पे भी क्या लिखूं, साइन 90 डिग्री, मतलब कि इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, आई इंटू बी इंटू कैपिटल बी। ठीक है, क्लियर है। चलो सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि डीए के ऊपर कितना फोर्स लगेगा,
तो अभी इसका आंसर आप डायरेक्ट दे सकते हो, डीए के ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा बच्चों, जल्दी से बताओ डीए के ऊपर कितना फोर्स लगेगा। तो ध्यान से देखो, ये डीए ब्रांच ऐसे है ना, दिस इज दी ब्रांच डीए, यहां पे ड्रॉ करता हूं, ठीक है। ये हमारी रेक्टेंगुलर लूप है और ये डीए ब्रांच है, डी एंड ए ब्रांच। ये इसमें करंट की डायरेक्शन ये होगी, हमने पूरी पूरी लूप माननी है, ये सुनो। ऐसा नहीं करना कि यहां से सर अलग हो गया, मतलब पोर्शन अलग है, नहीं नहीं नहीं, इसको कंटिन्यूअसली मान लो, ठीक है, कंटिन्यूटी में मान लो। तो करंट की डायरेक्शन ये है और मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में है, तो सोचो इन दोनों के बीच का एंगल, ये तो एंटी पैरेलल हुए ना, एंटी पैरेलल है तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। और बच्चों आपको पता है कि साइन 180 भी क्या होता है, साइन 180 भी 0 होता है, ये सुनो। तो ये हो गया आई इंटू बी इंटू कैपिटल बी इंटू साइन 180, और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, इसलिए पूरा टोटल ये आंसर मिलेगा 0। तो कहीं ना कहीं मैंने क्या किया, हर एक लूप के हर एक छोटे छोटे सेक्शन के ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स यहां से निकाल लिया, ठीक है, इतना तो कर लिए हम, ठीक है, इतना तो कर लिए। अभी टॉर्क निकालना है, लेकिन टॉर्क निकालने से पहले मैंने ये देखा कि यहां पे सिर्फ दो ही ऐसी ब्रांच है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है उसकी वजह से यहाँ पे सिर्फ दो ही ऐसी ब्रांच है जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लग सकता है, तो कहीं ना कहीं वो ही रिस्पॉन्सिबल होगी यहाँ पे इसको घुमाने के लिए, ये सुनो। बाकी बीसी और डीए ये पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, इनके ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स लगा ही नहीं है। तो जिसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है और वो एक्सिस से परपेंडिकुलर लगता है और परपेंडिकुलरली वहां पे कोई डिस्टेंस हम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे वही ब्रांचेस रिस्पॉन्सिबल होगी इसको घुमाने के लिए, तो वो भी समझते हैं। तो इसके लिए मैं पहले कैसे घूमेगा, कौन सी डायरेक्शन में, वैसे डायरेक्शन ऑफ मोशन, रोटेशनल मोशन तो आपको दी गई है कि एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन फिर भी समझते हैं कि कैसे एंटी क्लॉकवाइज आए। बच्चों क्या आपको करंट की डायरेक्शन से क्या आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन निकालना आता है, राइट हैंड पाम रूल, ठीक है। तो एक काम करो, तो क्योंकि हमें इतना तो समझ में आ गया कि बीसी ब्रांच के ऊपर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं, मतलब कि उसकी वजह से कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। डीए ब्रांच के ऊपर भी कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं, मतलब कि इसकी वजह से भी कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। जो भी टॉर्क यहाँ पे प्रोड्यूस होगा वो एबी ब्रांच पे लगने वाले फोर्स की वजह से एंड सीडी ब्रांच पे लगने वाले फोर्स की वजह से होगा, यस और नो। तो अभी ये भी देख लेते कि एबी के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा एंड सीडी ब्रांच के ऊपर कौन सी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ठीक है। तो बच्चों उसके लिए आपको मैग्नेटिक फोर्स की, सॉरी हाँ, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन पता करनी चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए क्या करेंगे, राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करेंगे। राइट हैंड पाम रूल अप्लाई करने के लिए मैंने पहले एबी के ऊपर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन पता करने का यहां पे कोशिश किया। तो मैंने देखा कि यहां पे जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में आपको थंब को पॉइंट आउट करना है, ठीक है। तो मैंने थंब को पॉइंट आउट कर लिया। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है उस डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को ओपन करना है, तो मैंने फिंगर्स को ओपन कर लिया। तो बच्चों मेरी जो पाम है ना वो अंदर की ओर जा रही है, इनसाइड जा रही है, खुद ही देखो ना, आपके स्क्रीन सामने ही है, आपके सामने ही है स्क्रीन, यस और नो। तो स्क्रीन के ऊपर जरा अपना राइट हैंड उठाओ और स्क्रीन के ऊपर जिस डायरेक्शन में एबी ब्रांच में करंट है वो डायरेक्शन में आपको थंब पॉइंट आउट करना है। और क्या करना है, आपको जिस डायरेक्शन में आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखा है उस डायरेक्शन में आपको फिंगर्स को ऐसे ओपन करना है। तो देखोगे तो आपकी जो पाम है वो क्या पॉइंट आउट कर रही है, अंदर की डायरेक्शन, इनसाइड द मैग्नेटिक फोर्स इनसाइड दिस फील्ड, ये सुनो, मतलब कि ये जो सरफेस है उसके अंदर की डायरेक्शन में आपको फोर्स लग रहा है। मतलब कि मैं ऐसा बोल सकता हूं, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, तो उसकी डायरेक्शन बताता हूं आपको। यहां से क्योंकि 3D में ड्रॉ करने की कोशिश की गई तो यहाँ पे हम फोर्स की डायरेक्शन थोड़ी सी हल्की सी हम समझ पाए, इसके लिए बता सकते हैं कि इसके ऊपर फोर्स ना ये डायरेक्शन में लगेगा, नीचे की ओर, नीचे की ओर, अंदर की ओर, वैसे देखने जाए तो अंदर की ओर, लेकिन हम इसको यहाँ पे 3D में ऐसे दिखा सकते, नीचे की ओर लगेगा, है कि नहीं, नीचे की ओर लगेगा। यही होगा बच्चों एफ ए बी फोर्स, लेकिन मैं इसको क्या बोलूंगा, F1। शॉर्ट में हमने क्या बोल दिया, F1 बोल दिया, ठीक है। सिमिलरली जरा सीडी की डायरेक्शन भी देखो ना, सीडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा। तो हमें क्या करना है, हमें हमें क्या करना है, सोचो सोचो सोचो, करंट की डायरेक्शन में हमें थंब को पॉइंट आउट करना है, यस और नो। करंट की डायरेक्शन में थंब को पॉइंट आउट करो एंड फिंगर्स को कौन सी डायरेक्शन में ओपन करना है, फिंगर्स को आपको जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है ना उस डायरेक्शन में, मतलब कि ये हो गया हमारा थंब और ये हो गई फील्ड की डायरेक्शन, फिंगर्स को ओपन किया। तो आपकी जो पाम है ना वो तो बाहर की ओर इशारा कर रही है। नहीं समझ में आता है तो जरा सोचो, जरा सोचो, अपना राइट हैंड उठाओ, राइट हैंड को आपके स्क्रीन के ऊपर ले जाओ, आपका जो भी मोबाइल है या फिर टैबलेट जिसमें आप देख रहे हो वहां पे ले जाओ और अपने थंब को ना ऐसे करंट की डायरेक्शन में थोड़ा ऐसा उल्टा करना पड़ेगा
तो ये कुछ ऐसा आएगा, थंब को ये डायरेक्शन में, फिंगर्स कैसे ओपन किया तो ये ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा, यस और नो। तो कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ना वो वर्टिकली अपवर्ड है, मतलब कि बाहर की ओर। अगर यहाँ पे 3D है तो अपवर्ड दिखेगा, लेकिन अगर 2D में देखे तो बाहर की ओर। अगर मैं इसी को 2D में दिखाऊं तो ये लूप है, तो ये वाली जो ए बी ब्रांच है ना, ये ए बी ब्रांच, इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो इनसाइड, मतलब कि मैं उसको डायरेक्शन इनसाइड दिखा सकता हूं। और ये जो बी सी डी ब्रांच है उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा वो आउटसाइड लगेगा, बाहर के, स्क्रीन से बाहर के, ठीक है। अब इसमें आप समझ सकते हो कि ये डायरेक्शन में फील्ड है और इसमें करंट ये डायरेक्शन में है, तो आप यहाँ पे समझो क्या है, ये डायरेक्शन में थंब को ऐसे रखो और फिंगर्स को ऐसे ओपन करो तो आपको अंदर की डायरेक्शन दिखेगी। सिमिलरली यहाँ पे देखोगे तो ऐसा कुछ होगा, बाहर की ओर आएगी, यस और नो। तो इस तरह से यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ 3D में, तो 3D में मुझे कैसा दिखेगा, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स मुझे कुछ ये अपवर्ड डायरेक्शन में, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा, ठीक है। सो दिस शुड बी द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, जिसको मैं F2 बोलूंगा, जिसको मैं F2 बोलूंगा, ठीक है। तो वो वाले जो ब्रांच है, वो वाला जो सेक्शन है सीडी, उसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में और उसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में। तो जरा सोचो ना, ऐसे कल ऐसे टर्न होगी ना बॉडी, बॉडी ऐसे टर्न हो जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन है, इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन है, तो ये क्या करेगा, अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, दोनों साथ में एक्ट करेंगे, क्या होगा, ये रोटेट हो जाएगी। रोटेट होगी कि नहीं होगी, देखो रोटेट होगी कि नहीं होगी, ध्यान से देखो। मान लो मेरे पास एक लूप है, ठीक है, दिस इज द लूप। तो इसकी ये जो साइड है ना, इसके ऊपर नीचे की डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, और ये जो साइड है इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा है। तो सोचो उसका क्या होगा, ये रोटेट होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दोनों फोर्स सेम एक्ट कर रहे हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। देखो F1 का भी IBB और उसका भी IBB, ये सुनो, F1 एंड F2 दोनों IBB है। तो इसका मतलब ये हो कि कहीं ना कहीं दोनों के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना, वो दोनों एक नीचे लग रहा है सेम मैग्नीट्यूड का, इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये क्या करेगा, इसको रोटेट कर देगा। तो इसीलिए तो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ ना, इसी को तो टॉर्क बोलते हैं ना, कि टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लगा, इस यहाँ पे भी टेंजेंशियल डायरेक्शन में फोर्स लगा और परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, एक्सिस ऑफ रोटेशन है उससे परपेंडिकुलर लगा। जैसे क्या किया, दोनों फोर्स ने इसको घुमा दिया, या सुनो। और यही तो हमें निकालना है कि कितना टॉर्क से उसको घुमाया, यही तो हमें निकालना है। समझ में आया, आया कि नहीं आया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। और जरा सोचो, ये जो हम मैंने दूसरी फिगर यहाँ पे ड्रॉ की ना, उसको हम कैसे देखेंगे, ध्यान से देखो। ये वाली सरफेस है, इसके ऊपर नीचे से फोर्स, ऐसे ऐसे डायरेक्शन, ये डायरेक्शन नीचे फोर्स लग रहा है, और इसके ऊपर ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। अभी आप सामने से देखो, यहीं से देखना है आपको, यहीं से आप जैसे देख रहे हो ना मेरे वीडियो में वैसे ही देखो, ठीक है। तो आपको क्या दिखेगा, आपको ये जो एक्सिस है ना वो एक सिंपल एक स्ट्रेट लाइन जैसे दिखेगी। जैसे यहाँ पे 3D में दिखाऊं तो आपको कहां से देखना है, यहां से देखना है, आपको यहां से देखना है। तो आपको ना सिर्फ ये लाइन दिखेगी और ये नीचे लगने वाला ये फोर्स नीचे दिखेगा, ये लाइन दिखेगी, फिर नीचे लगने वाला फोर्स ऐसे नीचे दिखेगा, और फिर ये इसके ऊपर ऊपर लगने वाला फोर्स है ना, वो आपको यहाँ पे ऊपर दिखेगा। ये सुनो, यहाँ पे देखो ना, अगर आप दूर से देखोगे तो आपको क्या नजर आएगा, आपको सिर्फ ये एक लाइन दिखेगी और ये नीचे लगने वाला फोर्स ऐसे दिखेगा, है कि नहीं। और यहाँ पे ऊपर लगने वाला पूरी सरफेस पे लगता है, लेकिन दिखेगा यहाँ पे, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन में दिखेगा। यही तो मैं दिखाना चाहता हूँ, ये सुनो, क्लियर हुआ यहाँ पे। तो इतना ही आपको देखना है, कहां से देखना, बस इतना ही करना है। तो बस हमें ये टॉर्क निकालना है, दैट्स इट, हमें ये टॉर्क निकालना है, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं। तो समझ में आया, रोटेट कर देगा ऐसे, ऐसे रोटेट कर दे, इसके ऊपर ये दोनों पहले ऐसे थे, इसके ऊपर नीचे, इसके ऊपर ऊपर, दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से। तो दोनों ने क्या किया, सेम मैग्नीट्यूड के है तो एक ऊपर खींचा जाए, इसको ये नीचे, दोनों जॉइंट है ना, इसलिए क्या होगा, रोटेट कर जाएगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। चलो तो यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। सो हाँ, ये FCD को हम F2 बोलेंगे, ठीक है, इट इज द F2 फॉर अस, क्लियर है। चलो तो कहीं ना कहीं मुझे ये समझ में आया कि जब भी मैं यहां से देखूंगा ना, यहां से देखूंगा, ठीक है, ऐसे आगे से देखना है। मैंने बताया ना कि ये लूप है, तो आपको यहीं से देखना है। ऐसे देखोगे तो पूरी लूप दिखेगी, लेकिन ऐसे देखोगे तो आपको सिर्फ यही सेक्शन दिखेगा। अगर आप यहां से जैसे स्क्रीन में दिख रहा है वैसे देखोगे, तो ये साइड पे लगने वाले सारे फोर्स ना आपको नीचे ही दिखेंगे, और ये साइड पे लगने वाले सारे फोर्स आपको एक फोर्स से ऊपर दिखा सकते हो, यस और नो। तो ऐसा दिखेगा और वही देखना है। तो मैंने देखा तो ये BC ब्रांच है ना, BC ब्रांच वो मुझे ऐसे दिखेगी, ऐसे, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, BC ब्रांच है, ठीक है। और ये जो AB के ऊपर लगने वाला फोर्स है ना, वो सारे फोर्स मुझे ना एक ही फोर्स की तरह नीचे दिखेंगे, और ये जो CD के ऊपर लगने वाला है वो इसी तरह F2 की तरह ऊपर दिखेंगे। तो ये हो गई मेरी सिंप्लीफाइड फॉर्मेट, ठीक है। ये फिगर से हमें सारी चीजें पता लगा। और ये जो पॉइंट मैंने डॉट दिखा है ना, वो क्या है एक्चुअल में, वो एक सेंटर ऑफ एक्सिस है, मतलब कि रोटेशनल एक्सिस को पॉइंट आउट कर रहा है, ठीक है। इसी के चलते हुए ये रोटेट होगी, मतलब ये डायरेक्शन में ये लूप रोटेट होगी, यस और नो। लेकिन आप सामने से देख रहे हो ना, इसलिए आपको ऐसा दिखेगा, क्लियर है।
तो ये हो गया हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। अभी ये m क्या है उसको बाद में देखते हैं, पहले इतना तो समझ कि एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट जिसको मैंने बताया वो एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप यहां से देखोगे तो आपको ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो यहाँ पे तो पॉइंट ही दिखेगी ना, पॉइंट ही दिखेगी, ठीक है। यहां से ये एक्सिस है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो आपको यहां से तो सिर्फ एक पॉइंट ही दिखे ना, भले एक्सिस ऑफ रोटेशन अंदर तक जा रही है, ठीक है, यहां से यहां तक आ रही है, ऐसे पूरी है, लेकिन आपको यहां से तो सिर्फ एक डॉट दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए हमने इसको डॉट दिखाया। तो ये हो गया हमारा F1 फोर्स जो AB ब्रांच के ऊपर लग रहा है, एंड दिस इज द F2 फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन द CD ब्रांच, यस और नो। और वो भी एक्सिस ऑफ रोटेशन से F2 कितने डिस्टेंस पे लगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे a/2। पूरा BC कितनी लेंथ का है, a लेंथ का है, यहाँ पे प्रोवाइडेड है सारी चीजें। BC की लेंथ कितनी है, a के बराबर है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ ये जो एक्सिस है वो सेंटर पे आई ना, एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो सेंटर पे है, तो आधा कितना होगा a/2, तो ये भी कितना होगा a/2, तो दोनों a/2 हो जाएंगे, है कि नहीं, क्लियर है। तो F1 भी लग रहा है सेंटर ऑफ एक्सिस से a/2 डिस्टेंस पे, F2 भी लग रहा है सेंटर ऑफ एक्सिस से a/2 डिस्टेंस पे, क्लियर है, यस और नो। हाँ, और दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहे हैं ना, देखो दोनों परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे लग रहे हैं, तो हमारा टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर, यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लूंगा ना, तो ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये भी है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है कि नहीं। तो सीधा टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से sin 91 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही ऐसे फोर्स है, एक ऊपर एक नीचे, जो ऐसे पूरी बॉडी को क्या करे, ऐसे रोटेट करे, ये पूरी फ्रेम को रोटेट कर रहे हैं, ऐसे ऐसे रोटेट कर रहे हैं, ये सुनो ऐसे रोटेट कर रहे हैं, क्लियर है। तो टोटल टॉर्क कितना होगा, F1 की वजह से लगने वाला टॉर्क प्लस F2 की वजह से लगने वाला टॉर्क। तो यहाँ पे लूप के ऊपर लगने वाला टोटल टॉर्क मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ पे मैं टोटल टॉर्क लिख सकता हूं, टॉर्क ड्यू टू फोर्स F1 प्लस टॉर्क ड्यू टू फोर्स F2, ठीक है। ड्यू टू फोर्स F1 कितना टॉर्क लगेगा, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है a/2, तो मैं इसको लिखूंगा a/2 प्लस टॉर्क 2 ड्यू टू दी फोर्स F2, टॉर्क ड्यू टू दी फोर्स F2 वो भी F2 इनटू कितना डिस्टेंस पे, वो भी एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 पे ही लग रहा है, तो इट इज ऑल्सो a/2। और ध्यान से देखोगे बच्चों तो F1 का वैल्यू कितना है IBB, तो ये हो गया IB इंटू कैपिटल B इंटू a/2। सिमिलरली यहां पे देखोगे तो इसका भी वैल्यू F2 का वैल्यू क्या है IBB इंटू a/2। तो ध्यान से देखोगे तो यहां पे आपको IBB कॉमन निकलता नजर आएगा, IB कैपिटल B कॉमन आउट, तो बच्चों अंदर क्या हुआ a/2 प्लस a/2, और a/2 प्लस a/2 कितना होता है, a के बराबर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया I इंटू B इंटू कैपिटल B इंटू a, क्लियर है, क्लियर है यहां तक, ठीक है। चलो बच्चों देखो ध्यान से, यहां पे ना मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट करता हूं, I इंटू ए और स्मॉल बी को ना मैं यहां पे साथ में रखता हूं, तो इसका मतलब ये हुआ कि a इंटू बी क्या है, a इज द लेंथ ऑफ दिस लूप एंड b इज द ब्रेथ ऑफ दिस लूप, या फिर विथ बोल दो, विथ ऑफ दिस लूप, है कि नहीं। तो लेंथ इंटू विथ तो क्या होता है, एरिया, है कि नहीं, लेंथ इंटू विथ क्या होता है, एरिया। सो ये रेक्टेंगुलर जो लूप आपको दी गई ना उसका एरिया होता है AB के बराबर, तो सीधा मैं इसको एरिया ही बोल देता हूं। तो मेरे लिए अभी ये टॉर्क का वैल्यू कितना आया, I इंटू ए इंटू बी के बराबर, है कि नहीं, I इंटू ए इंटू बी के बराबर। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, IAB, सिंपल, यस और नो। जहां पे ए क्या है, एरिया वेक्टर, किसका एरिया वेक्टर है भाई साहब, ये जो लूप आपने जो ली है ना रेक्टेंगुलर लूप, उसका एरिया वेक्टर है, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। सो ये हो गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला, आसान है ना, एकदम सिंपल तरीके से आप उसको निकाल सकते हो, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा टॉर्क का फॉर्मूला। लेकिन बच्चों ये जो IA है ना उसको एक स्पेसिफिकली अभी एक नई टर्म से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ये तो सिर्फ हमने मैग्नीट्यूड निकाला बच्चों, अगर उसका मुझे वेक्टर फॉर्म चाहिए तो मैं कैसे निकाल सकता हूं, जरा सोचो, क्या टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है, जी हाँ, टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी है तो यहां पे I A and B तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन है, अगर तीन चीजों का मल्टीप्लीकेशन है तो कहीं ना कहीं इनमें से दो चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जो वेक्टर होनी चाहिए और उनका क्रॉस प्रोडक्ट होना चाहिए, तभी जाके आपको यहां पे टॉर्क मिला होगा, यस और नो, तभी जाके आपको यहां पे टॉर्क मिला होगा, क्लियर है ना, है कि नहीं। तो यहां पे मैंने देखा भाई करंट, करंट वेक्टर नहीं है, करंट तो टेंसर क्वांटिटी है। फिर मैंने देखा एरिया, हाँ एरिया वेक्टर क्वांटिटी है,
एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं पता है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी नहीं पता है। अरे भैया तो फ्लक्स कैसे पढ़े थे चलो, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है बच्चों। अगर मैं आपके सामने ये बुक रखता हूं तो ध्यान से देखिएगा, क्या आपको इसका एरिया अभी पूरा दिख रहा है कि नहीं? रेक्टेंगल शेप दिख रहा है? अभी बताओ, अभी अभी दिख रहा है ना? अभी नहीं दिख रहा है। मतलब कि आप देखोगे तो ये बुक को ना आप सिर्फ दो ही जगह से पूरी देख पाओगे, मतलब कि पूरा उसका रेक्टेंगल शेप दिख सकता है। एक ऐसे, मतलब कि आप देख सकते हो, अरे आप नहीं, मैं भी इसको पीछे से देख सकता हूं, ठीक है, मैं भी इसको पीछे से देख सकता हूं। देखो 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 देखो, दिख रहा है? आपको भी पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है, मुझे भी पूरा रेक्टेंगल दिख रहा है। मतलब कि ये एक ओपन सरफेस है, ओपन सरफेस के दो एरिया वेक्टर होते हैं। आपको उसका पूरा एरिया जहां से दिखता है ना, उस डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर है। दैट्स इट, सिंपल सा पॉइंट है। आप इसको सामने से देख रहे हो, पूरा रेक्टेंगल शेप दिख रहा है, मतलब कि इसका एक एरिया वेक्टर ये डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स द स्क्रीन, टूवर्ड्स द स्क्रीन। मैं भी इसको पीछे से देख रहा हूं, मतलब कि इसका एक एरिया वेक्टर मेरी डायरेक्शन में है, टूवर्ड्स मी, टूवर्ड्स मी। यस और नो? जहां से आप उसके पूरे शेप को देख पाते हो, पूरे एरिया को देख पाते हो, वो उसकी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होते हैं। एंड एरिया वेक्टर हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होते हैं। अगर आपको पता है तो बहुत ही बढ़िया है, अगर नहीं पता था तो समझ लो कि एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, उसके अगर ओपन सरफेस है तो उसके दो एरिया वेक्टर होते हैं एंड दोनों परपेंडिकुलर टू दैट पर्टिकुलर सरफेस होते हैं। यस, जैसे कि मैंने इसको ऐसे रखा, तो अगर उसको मुझे पूरा एरिया देखना तो मुझे ऊपर से जाके ऐसे देखना पड़ेगा, तब जाके मुझे उसको पूरा रेक्टेंगल दिखेगा, या फिर मुझे उसको नीचे से देखना पड़ेगा, तब जाके मुझे उसको पूरा रेक्टेंगल दिखेगा। मतलब कि इसका एक एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस अपवर्ड डायरेक्शन सरफेस एंड एक परपेंडिकुलर टू दी डाउनवर्ड डायरेक्शन, मतलब कि नीचे की डायरेक्शन में, तो दो एरिया वेक्टर मिलेंगे। तो यहां पे भी एरिया, एरिया है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फील्ड है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। यस और नो? तो कहीं ना कहीं एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हुआ होगा और तब जाके हमें यहाँ पे टॉर्क मिला होगा। तो बात ये आती है कि तो फिर यहाँ पे साइन थीटा वाली भी तो टर्म होनी चाहिए ना, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट को क्या लिखते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नेट। चलो माना कि मैं इसको डायरेक्टली ऐसे लिख दूं कि टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर, सॉरी आई इंटू, मान लो आई इंटू ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विद बी वेक्टर लिख दो। बहुत ही बढ़िया, लिख देते हैं, चलो लिखते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड निकाले जाऊं तो आई इंटू ए इंटू बी इंटू साइन थीटा होना चाहिए। तो वेर इज दैट थीटा? साइन थीटा कहां पे है? साइन थीटा कहां पे है बच्चों? थीटा क्या होगा यहाँ पे? एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होगा, है कि नहीं? एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल। तो जरा सोचो ना, अगर ये रेक्टेंगुलर लूप है तो इसका एरिया वेक्टर कहां होगा? एक वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, एक वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मान लो कि आप यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन लेते हो, कंसिडरेशन के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन लेते हो, तो ये हो गई डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर। मतलब कि ये लूप को आप नीचे से देखोगे ना, तब आपको ये रेक्टेंगल पूरी दिखेगी, या फिर ऊपर से देखो। ये सुनो, हमने मान लो कि नीचे से देखा तो आपको ये डाउनवर्ड डायरेक्शन दिखी। तो जरा सोचो ना, ये डायरेक्शन हो गई एरिया वेक्टर की और ये डायरेक्शन हो गया मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच का एंगल कितना बना? 90 डिग्री। मतलब कि यहां पे साइन वाली टर्म तो थी, लेकिन एंगल ए और बी के बीच का कितना है? 90 डिग्री, इसलिए साइन 91 हो चुका होगा। यस और नो? तो यहीं से मैं अगर इसका मतलब कि वेक्टर फॉर्म लिखना चाहूं तो मैं वेक्टर फॉर्म के लिए क्या लिखूंगा? क्योंकि मुझे यहां पे दिख रहा है क्लियरली कि इसके एरिया वेक्टर का मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल क्या है? 90 डिग्री है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा पता है? मैं इसको लिखूंगा टॉर्क is equals to I into magnitude of A into magnitude of B into sine 90, where this 90 is the angle between area and magnetic field। ठीक है, क्लियर हुआ? तो कहीं ना कहीं इसका वेक्टर फॉर्म क्या बन सकता है अभी बोलो? अगर मान लो कि इसको मैं थीटा अज्यूम कर लो, अभी 90 डिग्री नहीं लिखूं और थीटा अज्यूम कर लो, तो इसका वेक्टर फॉर्म बन सकता है टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू आई इंटू ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर। क्लियर है? तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म, इट इज द वेक्टर फॉर्म। खैर ये वेक्टर फॉर्म ना हमें पूरा मिलेगा, हम इसको डिराइव करेंगे, इसके आगे नेक्स्ट स्लाइड में इसको पूरा डिराइव करेंगे। ठीक है, अभी के लिए ये वेक्टर फॉर्म है बच्चों। लेकिन यहां पे रुकना नहीं है, हमें यहां पे एक और चीज दी जाती है। यहां पे एक नई टर्म हम यहां पे इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। क्या आपने यहां पे नोटिस नहीं किया कि मैंने यहां पे एक स्मॉल एम लिखा है, यहां पे भी एक स्मॉल एम लिखा है? बच्चों ये स्मॉल एम है क्या? स्मॉल एम का मतलब क्या है बच्चों? स्मॉल एम को बोला जाता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ठीक है, तो यहां से हमारे पास ना एक नई टर्म प्रोड्यूस हो जाती है,
मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, और ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होता कितना है? तो बच्चों I इंटू ए के बराबर होता है। कितना होता है? करंट को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो इतना मैग्नीट्यूड होता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का। यस और नो? जिसको स्मॉल एम से डिनोट किया जाता है। देखो कई किताबों में ना कैपिटल एम नोटेशन भी चलता है, कई किताबों में अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है तो उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, अगर सिंगल लूप है तो स्मॉल एम से। नोटेशन हमें एनसीईआरटी का फॉलो करना है, तो एनसीईआरटी में हमारे लिए नोटेशन है स्मॉल एम। तो ये जो स्मॉल एम वाली टर्म है ना, जो यहाँ पे भी मैंने दिखाई है, यहाँ पे फिगर में भी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में दिखाई थी, इसको अगर आप यहां से देखोगे, जहां पे मैंने ये आंख ड्रॉ की है वहां से देखोगे तो आपको समझ में आएगा। तो यही एरिया वेक्टर नीचे की डायरेक्शन में दिखेगा, जिस डायरेक्शन में मैंने यहाँ पे मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को दिखाया है। यस और नो? और आपको पता है जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में आप इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ चुके हैं, वो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहाँ पे भी ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। यस और नो? तो ये m जो भी है ना, इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो इस हिसाब से अगर मैं यही टॉर्क का फॉर्मूला अगर मैं रीराइट करूं, ठीक है, यही टॉर्क का फॉर्मूला अगर मैं रीराइट करता हूं, तो बच्चों ये टॉर्क का फॉर्मूला अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहूं इसी के ये वाले केस के लिए, तो मैं लिख सकता हूं I इंटू ए, तो बच्चों क्या हो जाएगा? स्मॉल एम। मतलब कि क्या मैं इसको I इंटू ए को स्मॉल एम लिख सकता हूं? जी हाँ, तो ये हो जाएगा स्मॉल एम इंटू बी। तो यही लूप के ऊपर अगर मैं टॉर्क को मैग्नेटिक फॉर्म में, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखना चाहूं, तो यही टॉर्क का वैल्यू मैं कितना लिख सकता हूं? मैं टॉर्क का वैल्यू लिख सकता हूं, आई ए को हमने लिख दिया स्मॉल एम, तो ये हो जाएगा स्मॉल एम टाइम्स पी। क्लियर है? जहां पे एम क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। यस नो? जिसको आई इंटू ए से मतलब निकाला जा सकता है। और उसी वेक्टर फॉर्म को अगर मैं लिखना चाहूं, यही जो वेक्टर फॉर्म मैंने यहां पे लिखा है ना, उसको अगर मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखना चाहूं, तो बच्चों मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में यही टॉर्क वेक्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? तो देखो I इंटू ए वेक्टर को हम क्या बोलेंगे? m। और क्योंकि डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो सीधा हम लिखेंगे इसको m वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ b वेक्टर। ठीक है, तो या तो आप इसको I a वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ b वेक्टर लिखो, या तो आप इसको लिखो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू m वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ b वेक्टर। दोनों सही है। यहाँ पे m क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। क्लियर है? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, सिंपल है ना? ओके, अभी ध्यान से सुनना। डायरेक्शन, क्या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सेम आती है? क्योंकि यहां पे फिगर में देखोगे तो आपको मैंने जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को नीचे की डायरेक्शन में दिखा है, उसी डायरेक्शन में एरिया वेक्टर होता है। तो उसको समझाने के लिए मैं ध्यान से देखना, एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। बच्चों मैंने बोला कि किसी एक ऑब्जेक्ट को मैंने ये डायरेक्शन में फोर्स लगाया, ऑब्जेक्ट के ऊपर ये डायरेक्शन में फोर्स लगाया, तो उसको एक्सीलरेशन ये डायरेक्शन में मिला। जरा ध्यान से देखना, जरा ध्यान से देखना, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू ए वेक्टर? है कि नहीं? मतलब कि मैं ये बोल सकता हूं कि जिस डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है उसी डायरेक्शन में फोर्स है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं भाई साहब यहां पे भी तो जरा नोटिस करते जाओ, इसको भी तो नोटिस करो। ये m वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं इसको m वेक्टर इज इक्वल्स टू I इंटू ए वेक्टर भी तो लिख सकता हूं। यस और नो? तो व्हाट शुड बी द डायरेक्शन ऑफ दिस डाइपोल मोमेंट? मोमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। जैसे कि यहां पे एक ही डायरेक्शन में f होता है, उसी तरह यहां पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में m वेक्टर होगा। इसीलिए मैंने यहां पे क्या किया है, हर एक फिगर में मैंने यहां पे अगर ध्यान से नोटिस किया हो, तो यहां पे हर एक फिगर में, हमारी एनसीईआरटी की किताब में ये सारी फिगर दी गई है, वहीं से मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया है। तो वहां पे ना एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में सीधा m ही यहां पे दिखाया जाता है। यस और नो? मतलब कि डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन यहां पे क्या होगी? जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वही यहां पे डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होगी। ठीक है, फॉर्मूला से समझ सकते हो आप। क्लियर है? क्लियर है? तो ये होगा केस नंबर 1। केस नंबर 1, यहां पे हमने ना साइन थीटा वाली टर्म ना प्रेडिक्ट की थी, मतलब कि यहाँ पे हो ना हो, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल है, इसीलिए यहाँ पे साइन थीटा वाली टर्म होनी चाहिए, और वहां से हमने ये वेक्टर फॉर्म निकाला। लेकिन उसको अगर मुझे डिराइव करना है तो मैं कैसे करूं? बच्चों मान लो कि अभी लूप ऐसे है, थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसके ऊपर तो टॉर्क लग रहा है ना, टॉर्क लग रहा है, तो थोड़ी देर बाद ऐसे रोटेट होगी, थोड़ी देर बाद ऐसे रोटेट हो जाएगी। यस नो? जिस डायरेक्शन में उसको टॉर्क लगा है उसी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो रोटेट होना स्टार्ट करेगी। यस नो? मान लो थोड़ी सेकंड के बाद हमने क्या कर दिया, इसको फ्रीज कर दिया,
मतलब कि टाइम को स्टॉप कर दिया, डॉक्टर स्ट्रेंज टाइम को स्टॉप कर दिया, ठीक है। तो मैंने इसको, ये एंगल इसने बनाया, कुछ एंगल बना, मुझे नहीं पता एंगल कुछ बनाया होगा, मैंने उसको फ्रीज कर दिया और फिर मैंने एनालिसिस किया। देखो बच्चों ध्यान से देखना, मैंने इसको फ्रीज किया, अभी ऐसी थी, रोटेट करते गए क्योंकि इसको नीचे की ओर और यहाँ पे ऊपर की ओर फोर्स लग रहा, तो इसको धीरे धीरे रोटेट होती गई, होती यहाँ पे आई, कुछ एंगल बना, मैंने उसको फ्रीज कर दिया, टाइम को फ्रीज कर दिया। अभी मुझे पता है कैसा दिखेगा, अभी मुझे ऐसा दिखेगा, ध्यान से देखो। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? क्या हुई? लूप पहले ओरिजिनल पोजीशन पे थी, इसको मत देखो, ये रोटेट आपको अगर दिखाई दे रहा है तो बहुत ही बढ़िया है, आप यहां पे समझ सकते हो तो बहुत ही बढ़िया है। पहले लूप ना ऐसे थी, है कि नहीं, फिर इतना रोटेट कर गई, इतना रोटेट कर गई, समझ में आ रहा है, इतना रोटेट कर गई, यस और नो। रोटेट इतना किया, उसने कुछ एंगल बनाया, हमने क्या कर दिया, उसको फ्रीज कर दिया, हमने फ्रीज कर दिया, और यहां पे एनालिसिस करना चाहते हैं, अब वही चीज यहां पे निकालना चाहते हैं, वही चीज यहां पे टॉर्क कितना होगा वो निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो यहां से हमें साइन थीटा डायरेक्टली मिलेगा, यस और नो, मतलब कि पूरा फॉर्मूला यहां से, वेक्टर फॉर्म यहां से मिल जाएगा, उसका डेरिवेशन समझ लो, क्लियर है। लेकिन मुझे ये वाली फिगर को नहीं देखना, मुझे इसको देखना है, इसको कंपेयर करते जाओ। जब वो ऐसे थी, वीडियो में देखो, जब वो ऐसे थी तब यहाँ पे सिचुएशन देखो, तब सिचुएशन ये थी कि ये डायरेक्शन में ना मैग्नेटिक फील्ड था और उसके परपेंडिकुलर हमें डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, मतलब कि एरिया वेक्टर नीचे दिखेगा, इसलिए दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री था। जैसे वो इतना रोटेट कर गई, इतना रोटेट कर गई, ठीक है, वैसे ही यहां पे ध्यान से देखो, इसकी जो डाइपोल मोमेंट है ना, इसने मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो चेंज नहीं हुई ना, वो तो वही की वही है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, तो ये डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं आया, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो एज इट इज है। बस यहाँ पे जो डाइपोल मोमेंट पहले ये परपेंडिकुलर थी, रोटेट होने से अभी इसका एरिया वेक्टर भी तो ये डायरेक्शन है, ये पेन को देखो, ये पेन को देखो वीडियो में, क्या वो भी एंगल पे जाएगा कि नहीं जाएगा, ठीक है, उसने कुछ एंगल बना दिया, और कितना बना यहाँ पे एंगल, थीटा के बराबर एंगल बना। तो अब देखो, अभी ये सिचुएशन में उसके ऊपर हमने क्या कर दिया, उसको फ्रीज कर दिया, हम क्या करना चाहते हैं, उसके ऊपर अभी लगने वाला टॉर्क कितना होगा, ये पोजीशन में उसके ऊपर कितना टॉर्क लग रहा होगा वो मुझे निकालना है, यस और नो। तो हमारे पास दोनों फोर्स है, F1 है, F2 है, यस और नो। अच्छा, अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेकिन चेंज हो गया है, ध्यान से देखो, ये लूप ऐसे है ना, इसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है, और नीचे वाली जो लूप है उसके ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है, ध्यान से देखो, ठीक है। तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी कौन सा है, क्या a/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, a/2 परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज नॉट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दिस इज नॉट ए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा होगा, ये होगा, देखो ना, परपेंडिकुलर 90 डिग्री का एंगल कहां बन रहा है, वो होगा हमारे लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्लियर है। तो ये a/2 साइन थीटा जो भी है ना, वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। अभी बात यह आती है कि यहाँ पे a/2 साइन थीटा आया कहां से, निकालते हैं, ध्यान से देखना। क्या ये एंगल थीटा है? मान लो कि इसने, डाइपोल मोमेंट ने मैग्नेटिक फील्ड के साथ बनाया एंगल थीटा, ठीक है। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना होना चाहिए, क्योंकि डाइपोल मोमेंट तो इसकी एक्सिस से परपेंडिकुलर होती है ना, डाइपोल मोमेंट तो ये क्या है, ये हमारी फ्रेम है ना, ये हमारी फ्रेम है, तो डाइपोल मोमेंट तो फ्रेम से परपेंडिकुलर होती है ना, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में हर एक का एरिया तो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस होता है, और वही एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ही तो ये डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है कि नहीं। तो यहां पे ये टोटल एंगल कितना होगा, ये टोटल एंगल 90 होगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर इतना थीटा है तो इतना कितना हो सकता है, 90 माइनस थीटा। अगर ये 90 माइनस थीटा तो ये भी कितना, सामने वाला खूना, ये भी 90 माइनस थीटा, ये भी सामने वाला एंगल 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है। तो इसके लिए ये 90 माइनस थीटा एंगल के लिए ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं वो तो होगी पास वाली एडजेसेंट साइड, मतलब कि यहाँ पे तो कॉस अप्लाई होगा, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे, मैं लिखूंगा कॉस 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू, पास वाली साइड को मैं ना आर नाम देता हूं, ठीक है, मान लो कि वो आर है, तो ये हो जाएगी आर अपॉन a/2। तो यहां से आप समझ सकते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a/2 टाइम्स कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है, क्लियर है। तो इसीलिए, इसी वजह से यहां से हमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना मिला, a/2 साइन थीटा, ये भी कितना मिला, a/2 साइन थीटा, क्लियर है, क्लियर है। तो वापस यहाँ पे टॉर्क निकाले, अभी वापस टॉर्क निकाले, तो टोटल टॉर्क कितना होगा, यहाँ पे ध्यान से देखते जाओ, टॉर्क ड्यू टू दी, ध्यान से देखना, फोर्स F1 कितना होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आया a/2 साइन थीटा, ठीक है, प्लस यहां पे भी
टॉर्क ड्यू टू दी F2, टॉर्क ड्यू टू दी F2 कितना होगा, ध्यान से देखते जाओ, टॉर्क ड्यू टू दी F2, तो ये हो जाएगा इट इज ऑल्सो a/2 sin थीटा। इसके लिए भी भाई F2 यहां पे लग रहा और उसके लिए भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना होगा, यही मतलब कि a/2 sin थीटा होगा। क्लियर है। और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1, क्या F1 और F2 की वैल्यू में कोई चेंज आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। अरे भैया यहां थे और यहां आए, ये सुनो ये एंगल बनाए, लेकिन डायरेक्शन तो अभी भी करंट की यही है ना, यही है। और ये देखो ना, ये फील्ड तो यही डायरेक्शन में, तो ये सिचुएशन ऐसी बनेगी, करंट की डायरेक्शन ऐसे और फील्ड ये डायरेक्शन, दोनों के बीच का एंगल तो अभी भी 90 है। देखो अभी भी 90, शायद देख पाओ, अभी भी 90 ही है, तो उसमें कोई फर्क नहीं आएगा, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। तो F1 की वैल्यू यहां पे भी, ये वाले केस में भी IBB और F2 की वैल्यू भी IBB। क्लियर है। चलो तो F1 की वैल्यू IBB, मतलब कि ये हो गई IB कैपिटल, सॉरी ये सफिक्स में चला गया, IB इंटू कैपिटल B इंटू a/2 साइन थीटा, प्लस यहां पे भी I इंटू B इंटू कैपिटल B इंटू a/2 साइन थीटा। ठीक है, दोनों में से IB कैपिटल B कॉमन निकाल लेते हैं, तो और साइन थीटा भी कॉमन निकलेगा, तो यहां पे बचा क्या, a/2 प्लस a/2 इंटू साइन थीटा। a/2 क्या होता है, a, साथ में लिखे तो इसको a इंटू बी इंटू कैपिटल B इंटू साइन थीटा। तो ये तो हो गया एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप, एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर लूप इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड कितना आया, IAB साइन थीटा। अभी क्लियर हुआ, यहां पे साइन थीटा आ गया, ये सुनो, वहां पे वैसे प्रेडिक्ट करके तो लगा सकते थे, वहीं से हमारा फॉर्मूला तो मिल गया, ये सुनो, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम इसको डिराइव करना चाहे तो ऐसे डिराइव कर सकते, किसी एंगल पे उसको रखे और फिर उसका डेरिवेशन निकाले तो आपको IAB साइन थीटा पूरा फॉर्मूला मिलेगा। मतलब कि अगर उसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं या फिर मैग्नेटिक फॉर्म में मैं डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखना चाहूं, तो वंस अगेन IA इसको हम लिखेंगे स्मॉल m, तो ये हो गया m इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। सिमिलरली अगर मैं उसका वेक्टर फॉर्म, क्योंकि ये तो स्केलर फॉर्म है ना, अगर मैं इसका वेक्टर फॉर्म निकालना चाहता हूं तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो I इंटू ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ बी वेक्टर, या फिर अगर मैं इसको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिखना चाहूं तो टॉर्क वेक्टर इज इक्वल टू, मैं इसको लिख पाऊंगा I इंटू, सॉरी आई नहीं, यहाँ पे IA तो m हो गया ना, तो ये हो जाएगा m वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट विथ b वेक्टर। ठीक है, तो ये होगा डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में टॉर्क का फॉर्मूला। क्लियर है, सिंपल है, यस और नो। कई बार क्या होता है कि यहाँ पे लूप में हमें नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा दिए जाते हैं, मान लो कि यहाँ पे एक ही टर्न है, वहां पे मान लो कि टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ना हमें n दिए गए हैं। ठीक है, एक लूप ऐसे है, मान लो कि ये लूप यहां से स्टार्ट होती है, ये लूप है मान लो, और यहां से दूसरी लूप, यहां से तीसरी लूप, यहां से फोर, मतलब कि ऐसे लूप 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 लगाते गए हैं, बहुत सारी लूप है। तो मान लो कि ऐसे केस में ये टॉर्क कितना होगा, तो देखो यहां पे करना कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है, मैं सिर्फ यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखूंगा, बाकी आप समझ पाओगे। या सुनो, टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, तो देखो एक लूप में से करंट कितना होता है, I। अगर एक लूप में करंट I है तो टोटल नंबर ऑफ n लूप के साथ एसोसिएटेड करंट कितना होगा, तो n टाइम्स I। तो यही फॉर्मूला क्या बनेगा, n टाइम्स IAB साइन थीटा, n टाइम्स IAB साइन थीटा। क्लियर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, है कि नहीं, NIAB साइन थीटा। तो यहां पे मतलब कि ये वाले केस में मैं ये बोल सकता हूं, क्योंकि अगर मैं इसको MB साइन थीटा के साथ कंपेयर करूं या फिर मैं इसको M डेस बोल दूं, तो हियर M डेस की वैल्यू क्या होगी, मतलब कि नई डाइपोल मोमेंट यहां पे IA नहीं, n टाइम्स IA, क्योंकि करंट n टाइम्स हो गया। ये सुनो, अब इसको m भी बोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो n की वैल्यू 1 प्लेस कर दो, बात खत्म। क्लियर है, यस और नो, यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। तो ये हो गई बात टॉर्क ऑन रेक्टेंगुलर लूप इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यस और नो। अभी बच्चों यहां पे वो वाले केस में एक चीज तो आपको समझ में आ गई थी कि वो जो ब्रांच CBC है और यहाँ पे ब्रांच DA है, उसमें वो पैरेलल थी, इसके लिए उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। या सुनो, पैरेलल थी इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल थी, इसके लिए उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा था। बच्चों जरा देखो यहाँ पे, क्या यहाँ पे BC एंड DA क्या मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, नहीं है, पैरेलल नहीं है।
फिर भी हमने यहां पे काउंट नहीं किया है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? सोचो और कमेंट सेक्शन में लिखो। क्या दोनों के ऊपर अभी भी फोर्स जीरो है? फोर्स जीरो नहीं है। दोनों के ऊपर लगने वाले फोर्स अभी जीरो नहीं है। ये वाली सिचुएशन में जीरो थे, ये वाली सिचुएशन में जीरो नहीं है। यस और नो? फोर्स जीरो नहीं है, लेकिन वो दोनों एक दूसरे को कैंसल करेंगे। वो दोनों क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसल कर। मेरी डायरेक्शन अगर दिखाई दे, शायद वो मिरर इमेज होगी, लेकिन दिखाई दे रही है तो आप समझ सकते हो। सिर्फ डायरेक्शन निकालो, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम लगेगा दोनों के ऊपर, बीसी के ऊपर भी एंड एडी के ऊपर भी मैग्नीट्यूड विल बी सेम, बस डायरेक्शन दोनों में अपोजिट आती है। और इसी के लिए दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं? छम्मा छम्मा कर देते हैं। यस और नो? इसलिए उनकी इफेक्ट नहीं आती ये वाले केस में। बाकी फोर्स तो है, फोर्स जीरो नहीं है, पैरेलल नहीं है, फोर्स जीरो नहीं है। ध्यान से सुनना, डायरेक्शन पता करो, समझ में आ जाएगा। यस और नो? इसीलिए हमने यहाँ पे भी F1 एंड F2, ये वाले केस में भी F1 एंड F2 को ही काउंट किया है। यस और नो? वो दोनों को काउंट करें, मतलब उनकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस ही नहीं होगा। फोर्स तो है लेकिन टॉर्क प्रोड्यूस नहीं, उसके पीछे का रीजन है। यस और नो? दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। यस और नो? क्लियर है? चलो, तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं बच्चों। आज आपकी एग्जाम है, अच्छे से एग्जाम देना। उम्मीद करता हूं आप एग्जाम अच्छे से दे पाओगे, अच्छे मार्क्स लेके आओगे। टिल दैट एंजॉय डे एंड विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल दैट एंजॉय योर डे। बाय बाय।